हेलो स्टूडेंट्स, हमारी टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी और आज उसकी चौथी वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। पहले हमें पता होना चाहिए विद्युत अपघट्य क्या होता है। कोई भी जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्यूशन है वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो चालकता होगी उसी चीज़ को हम क्या कह देंगे, विशिष्ट चालकता कह देते हैं। जबकि इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब एक इलेक्ट्रोड यहाँ होना चाहिए और जैसे कि हम इसे प्लस इलेक्ट्रोड मान लें और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ होना चाहिए और इसे माइनस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी हम इसे कह सकते हैं विशिष्ट चालकता। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेल स्थिरांक से क्या तात्पर्य है। इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कह देते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हमने L मान लिया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लिया। इसके अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, सेल स्थिरांक कह देते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो प्रति सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। आंसर है, वह चालकता जो 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में घोलने पर समस्त आयनों द्वारा दर्शाई जाती है, मोलर चालकता कहलाती है। मतलब जैसे कोई सॉल्यूशन दे रखा है आपको, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य विलयन की घोलने पर जो आयनों द्वारा दर्शाई जा रही है उसकी चालकता को, उसी चीज़ को हम मोलर चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातुएं जल वाष्प को अपघटित नहीं कर सकती। देखेंगे इसका आंसर, वे धातुएं जिनका मान इलेक्ट्रोड विभव 0 से कम होता है, अर्थात जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, वे जल वाष्प को अपघटित नहीं कर पाते। हाइड्रोजन पे जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो 0 होता है और इससे ऊपर वाले जितने भी हैं उनका मान नीचे से ऊपर को ऋणात्मक होता चला जाता है और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो होते हैं उनका मान धनात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है वो उतना ही ज़्यादा सक्रिय होता है और वो अपने से कम ऋणात्मक वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खोता जाता है। मतलब क्या होता है, वो उसे अपघटित कर देता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि कौन सी धातुएं जल वाष्प को अपघटित नहीं कर सकती। तो जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे पाई जा रही हैं वो उसे विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मान क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा धनात्मक है। अगर कोई ऊपर वाली धातु की बात करते हैं तो ऊपर वाली क्या होगी, हाइड्रोजन से ऋणात्मक, तो वो क्या कर देगी, हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, जलवाष्प से अपघटित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है परंतु प्लेटिनम कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हम इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ आयरन जो है वो कॉपर को उसके विलयन से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और इस कॉपर की जगह पे क्या आ जा रहा है, Fe आ जा रहा है और कॉपर को क्या कर दे रहा है, वो अपघटित कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि लोहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है अतः कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। मगर क्या है, जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम में क्या होता है कि प्लेटिनम इस श्रेणी में कॉपर से नीचे होता है अतः यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। यहाँ प्लेटिनम की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लोहे पर जंग लगना लवणीय जल में तीव्रता से होता है, साधारण जल में नहीं, ऐसा क्यों। आंसर है इसका, लवणीय जल में NaCl जल को H+ तथा OH में वियोजित होने में सहायता करता है। ठीक है, और इस प्रकार H आयनों की संख्या बढ़ जाती है और जंग लगना तीव्र हो जाता है। क्या देखते हैं हम कि हम जब पानी के अंदर NaCl मिला देते हैं तो NaCl क्या करता है, H2O को H+ और OH- आयन में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ जाती है और जो हाइड्रोजन आयन है वो जंग लगने में क्या होते हैं, सहायक। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिविभव क्या है। आंसर है इसका, कुछ विद्युत रासायनिक प्रक्रम संभव होते हुए भी गतिकीय रूप से इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत ही नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है। इस अतिरिक्त विभव को ही अधिविभव या ओवर वोल्टेज कह देते हैं।
क्या होता है, कभी कभी कोई रिएक्शन करवाने के लिए या किसी केमिकल में चेंज देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं, एक्स्ट्रा विभव देते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कभी कभी वो अभिक्रियाएँ इतनी धीमे हो जाती हैं कि हमें उन्हें एक्स्ट्रा वोल्टेज या ओवर वोल्टेज देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विद्युत अनअपघट्य क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन उनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन में संभव नहीं होता, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण है चीनी, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल और यूरिया। मतलब अगर हम इनका जलीय विलयन बना दें तो क्या होता है कि इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। इसी की जगह अगर हम NaCl ले लें, NaCl क्या होता है, साधारण नमक। इसे अगर हम किसी विलयन में मिला दें या हम कहते हैं पानी में मिला दें, तो पानी में मिलाने पे NaCl क्या करता है, विद्युत का बहुत अच्छा चालन करता है। उसी तरीके से अगर हम चीनी को मिला दें तो चीनी क्या करती है, इसका चालन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरियां क्या हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। पहला देखेंगे, प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इसका परिचित उदाहरण क्या है, शुष्क सेल। इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। आपने ये वाला सेल तो देखा ही होगा, बहुत ऐड आता है इसका। ये जो सेल है इसे ओपन करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या देखते हैं, ये एक तरीके का ड्राई बैटरी कहलाती है और इसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। और इसमें क्या होता है, MnO2 और NH4Cl और कार्बन, इनका क्या होता है, पेस्ट भरा होता है। और ये क्या होता है, एक बार यूज़ करने के बाद ये काला पड़ जाता है, ये ख़राब हो जाता है और इसे हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और जब दोबारा रिचार्ज नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और इसे हम फेंक देंगे। ठीक है, तो ये जो होती हैं, जो ऐसी बैटरियां जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं की जा सकती, वो प्राथमिक बैटरियां कहलाती हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हेडिंग देखेंगे हम, द्वितीयक या संचायक बैटरियां। ये क्या होती हैं, एक संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित करके फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब क्या है, ये जो सेकेंडरी सेल होते हैं, ये सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, या सेकेंडरी बैटरीज बोल देते हैं इन्हें। ये क्या होती हैं कि एक बार यूज़ करने के बाद इन्हें दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है। आगे देखेंगे, एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज या चार्ज के चक्रण से गुजारी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड बैटरी होती है। देखो हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। चित्र देख के समझ में आ गया होगा, ये हमारे घर में लगी हुई इन्वर्टर की बैटरी होती है। ये इन्वर्टर की बैटरी क्या करते हैं, हम आप जानती हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें क्या होता है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 भर देते हैं, जो क्या होता है, बार बार रिचार्जेबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा बार बार आवेशित कर सकते हैं और हम इसे यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। भाप को अपघटित करने वाली दो धातुओं के नाम बताइए जो भाप को अपघटित कर देती हों। आंसर है इसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी में वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं भाप को अपघटित कर देती हैं और हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, जैसे आयरन, जिंक और सोडियम। हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं और जो नीचे वाली हैं वो नहीं कर सकती। तो इसलिए ये Fe, जिंक और सोडियम, ये सब कहाँ हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं।